Today we will going to discuss the theory of violence by Louis Pasteur. हमने इनकी बायोग्राफिक स्केच को प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि लुइस पॉसर किस कंट्री से बिलोंग करते थे और बेसिकली इन्होंने किस तरह के वर्क्स को प्रोड्यूस किया और उनको किस तरह से जाना जाता है। याद रखिएगा कि इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। वन ऑफ देम वो है थ्योरी ऑफ वायलेंस और इन्होंने जब अपनी ये थ्योरी प्रेजेंट की तो बेसिकली उसे अपने कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से ही लिंक किया। लेकिन यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि लुइस पॉसर एक वो थिंकर हैं जिन्होंने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को दोनों को आपस में लिंक किया, यानी कि सोसाइटी के जो कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पेक्ट है उनकी भी फंक्शनल एस्पेक्ट्स को देखा। सो देयरफॉर ये बड़े यूनिक थिंकर समझे जाते हैं। जब उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ वायलेंस को डिफाइन किया तो उसमें सबसे पहली चीज उन्होंने ये बताई थी कि वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट आपस में इंटरलिंक्ड है और लिंक्ड है। ठीक है, उनका ये मतलब था कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस एग्जिस्ट करता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को लीड करता है। ये एक रियलिटी है। सोसाइटी में कोई भी ग्रुप वायलेंस का शिकार हो सकता है, वो चाहे ऐसा ग्रुप हो जो कि किसी स्पेसिफिक रिलीजियस कैटेगरी से ताल्लुक रखता हो, वो ग्रुप वो भी हो सकता है जो किसी स्पेसिफिक जेंडर से ताल्लुक रखता हो, वो ग्रुप वो भी हो सकता है जो किसी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक रखता हो। तो सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के लोगों को वायलेंस का शिकार किया जाता है। रीजन क्या होते हैं उनके बिहाइंड? रीजन रिलीजन भी हो सकता है, उनके बिहाइंड रिलीजन जेंडर भी हो सकता है, उनके बिहाइंड रीजन जो है कोई आपकी क्लास सिचुएशन भी हो सकती है। तो ऐसे लोग मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करने शुरू कर देते हैं उन लोगों के साथ जो कि उनके वी कैन से के राइट्स उनको नहीं दे रहे होते। तो इवेंचुअली इस सूरत में ये दोनों आपस में लिंक्ड है। जहां वायलेंस एग्जिस्ट करेगा वहां कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगा और यही कॉन्फ्लिक्ट जो है बहरहाल चेंज को कॉज करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इन्होंने वायलेंस को एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखा, ऑल्दो के इन्होंने इसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर बात की, लेकिन ओवरऑल जो वायलेंस है लुइस के अकॉर्डिंगली एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को प्रोड्यूस कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू लुइस पॉसर के देयर आर 3 फंक्शंस जो कि वायलेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर वायलेंस चाहे वो किसी भी कैटेगरी से के खिलाफ हो, तो जब वायलेंस एक सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है तो वो सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सोसाइटी का ऑर्डर डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाता है, सोसाइटी के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन अगर होने लग जाती है, सोसाइटी के जो है हम कह सकते हैं एक नॉर्मल जो फ्रेमवर्क है उसमें डिस्टर्बेंस आने लग जाती है, लोग डिससेटिस्फाइड रहने शुरू कर देते हैं, वो सोसाइटी पुश फैक्टर के तौर पर काम करने लग जाती है। तो बहुत सारे एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स हैं जो कि वायलेंस से एसोसिएटेड है नेगेटिव बेसिस पे। लेकिन लुइस पॉसर की जो यूनिक कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि उन्होंने इस इंतहाई नेगेटिव एस्पेक्ट को भी पॉजिटिव लेंस से देखा और इस हवाले से इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो वायलेंस होता है वो 3 फंक्शंस को प्रोड्यूस करता है। सो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है वायलेंस एज अचीवमेंट। अब देखिए, लुइस पॉसर कहता है कि वायलेंस एक मींस है जिसके थ्रू हम अपने डिजायर्ड गोल्स को हासिल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वो तबका जो कि वायलेंस का शिकार, जिनको अपने राइट्स नहीं मिल रहे, वो इकट्ठे होकर मुख्तलिफ किस्म की कंपेन्स चलाते हैं। उन कंपेन्स का मकसद यही होता है कि वो अपने डिजायर्ड गोल्स को या एम्स को हासिल कर सकें। तो इस सूरत में वो स्पेसिफिक ग्रुप जो कि वायलेंस का शिकार है या सपोजली वो वायलेंस कॉज करता है, मुख्तलिफ किस्म की कंपेन्स चलाता है विद इन सोसाइटी, तो वो वायलेंस जो है एक मीन्स है जिसके थ्रू वो अपने मुख्तलिफ किस्म के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये आइडिया आपको स्ट्रेन थ्योरी जो कि मर्टन ने दी थी उसमें भी ये चीज आपको दिखेगी। उन्होंने जब अपने ऑफकोर्स स्ट्रेन थ्योरी दी थी तो उसमें उन्होंने रिबिलियंस को डिफाइन किया था और रिट्रीटिस्ट्स को डिफाइन किया था कि या तो सोसाइटी में एक ऐसा तबका होता है जो रिट्रीट कर जाता है या एक ऐसा भी तबका होता है जो कि रिबिलियस होता है। रिबिलियस वो पीपल होते हैं जो कि सोसाइटी के मौजूदा पैटर्न्स को चैलेंज करते हैं और इस तरह से सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आते हैं, वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यही बात है कि वो तबका जो कि बेसिकली अनसर्विस्ड रह गया है या समहाउ एक ऐसा तबका जिसके पास राइट्स की अवेलेबिलिटी सही तरीके से नहीं हो रही, जो सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज्ड हो रहा है,
तो इवेंचुअली वो वायलेंस को एज अ मीन्स यूज करते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर चेंज लाए और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी पॉलिसी मेकिंग को ये लीड करे जिससे उनके गोल्स अचीव हो जाए, उनको जो एक डिजायर्ड हैसियत है वो उनको मिल जाए, वो एक कल्चरल गोल को हासिल करने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो वायलेंस को एज अ मीन्स ऑफ अचीवमेंट इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ लुइस कॉसर ऑन रिगार्ड टू वायलेंस इज दैट कि वायलेंस एक डेंजर सिग्नल के तौर पर भी काम करता है, दैट इज वायलेंस एज डेंजर सिग्नल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अकॉर्डिंग टू कॉसर कि जो वायलेंस होता है वो एक वार्निंग सिग्नल के तौर पर काम करता है, ये वार्न करता है सोसाइटी को। अब लुइस कोसर कहते हैं कि ये एक वार्निंग सिग्नल के तौर पर इस तरह काम करता है कि ये अलर्ट कर देता है कि भाई कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि सोसाइटी के इस निजाम से फ्रस्ट्रेटेड है। वही बात कि जब किसी कंपेन को चलाया गया फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, उसने गवर्नमेंटल सेक्टर पे जाके इन्फ्लुएंस कॉज किया और फिर गवर्नमेंट उसको एज अ डेंजर सिग्नल लेने लगी, या हम उसको सोशियो बैरोमीटर का नाम भी दे सकते हैं कि गवर्नमेंट फोरकास्ट कर ले इस चीज को कि भाई अगर तो इनको अभी इस तरह से एम्प्टी हैंडेड जाने दिया तो वो सोसाइटी में मजीद ट्रबल्स कॉज करेंगी। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाती हैं ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, क्योंकि अगर वो इस फ्रस्ट्रेटेड वी कैन से कि ग्रुप ऑफ पीपल को डिसरिगार्ड कर देगी या वी कैन से कि एम्प्टी हैंडेड जाने देगी तो वो सोसाइटी में मजीद प्रॉब्लम्स कोज करेगा। लिहाजा वायलेंस सिर्फ एक अचीवमेंट का फैक्टर नहीं होता स्पेसिफिकली उस ग्रुप के लिए जो कि वायलेंस का मीन्स यूज करते हैं ताकि अपने डिजायर्ड गोल्स को हासिल कर सके, बल्कि ये एक डेंजर सिग्नल के तौर पर भी काम करता है जिसमें किसी भी पावरफुल ग्रुप के लिए ये एक सिग्नल प्रोवाइड कर देता है दैट वी हैव टू टेक सर्टेन एक्शन ताकि इस वायलेंस को रोका जा सके। Another important जो एस्पेक्ट बताया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ लुइस कॉसर ऑन रिगार्ड टू द फंक्शंस ऑफ वायलेंस इज द वायलेंस एज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है? एक स्टिमुलस के तौर पर ये काम करता है। व्हाट इज स्टिमुलस? एक ऐसी चीज जो कि आपके अंदर ट्रिगर करे किसी किस्म का इमोशन और आप उसकी तरफ जाने लग जाएं, ये होता है स्टिमुलस। सो बेसिकली ये कैटलिस्ट के तौर पर किस तरह काम करता है, या तो ये जो है जब वायलेंस सोसाइटी में कॉज होता है तो वो जो है उस सिचुएशन को करेक्ट कर देता है। सपोजली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक डिसएडवांटेज ग्रुप है, सपोजली एक फेमिनिस्ट ग्रुप है जो कि अपने वी कैन से के तबके के लिए राइट्स मांग रहे हैं। इवेंचुअली उन्होंने वायलेंस को इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ किस्म की कंपेन्स की या घिराव चिलाव किया और स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट के लिए वो डेंजर सिग्नल बन गया। तो गवर्नमेंट ने उससे उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज को डेवलप करना शुरू कर दिया ताकि वुमेन को प्रोटेक्शन मिल सके। तो इस सूरत में उसने करेक्शन को लीड किया क्योंकि एक स्पेसिफिक डिसएडवांटेज ग्रुप को उसके राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वायलेंस मजीद वायलेंस को लीड करे, ठीक है। सपोजली गवर्नमेंट किसी इस तरह की डिमांड को ना माने और वो उनकी अचीवमेंट में ना तब्दील हो वायलेंस उस ग्रुप की, और गवर्नमेंट उसको एज अ डेंजर सिग्नल ना ले बल्कि वो जो है मजीद वायलेंस का इस्तेमाल करें ताकि जो है इसको खत्म किया जा सके और फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट दुनिया भर के उठने लग जाए और उस वी कैन से कि गवर्नमेंटल वायलेंस के खिलाफ सर्टेन इलाके में उससे डील करने के लिए पूरी इंटरनेशनल जितनी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो उठने लग जाएं। तो इस सूरत में वायलेंस ने मजीद वायलेंस को कॉज कर दिया। तो ये थी थ्योरी ऑफ वायलेंस फ्रॉम द साइड ऑफ लुइस कॉसर जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने ये जो फंक्शंस डिफाइन किए हैं दीज आर द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट। वायलेंस को समझने में सिर्फ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ना देखा जाए बल्कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखा जाए कि ये एक अचीवमेंट के तौर पर काम करता है, ये डेंजर सिग्नल के तौर पर काम करता है और एक कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करता है, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि या तो करेक्शन को लीड करता है या मजीद वायलेंस को कॉज करता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।